सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आज फोर्थ नंबर क्लास से बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और हालांकि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये फोर्थ नहीं, मेरे ख्याल से आज ही आखिरी क्लास है। मेरे ख्याल से आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फोर्थ और आखिरी क्लास है, क्योंकि आज ही मैंने चेक किया कि आज हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेकार का और क्लास इंक्रीज करके फ़ायदा नहीं है। अभी आप लोग का एग्जाम भी बहुत पास में, ठीक है। तो आज क्या भैया हम लोग कोई नया चीज सीखेंगे? नहीं भैया, आज हम लोग कोई नया चीज नहीं सीखेंगे। सबसे बड़ा बात ये है, आप लोग कॉस्ट ऑफ क्लास अगर आज लास्ट क्लास तक अगर आप लोग का कंप्लीट हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्लास, दैट मीन समझ लो 90% आप कर चुके। लास्ट क्लास 3 लेक्चर में अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया अच्छे से, दैट मीन्स 90% तो काम आप लोग का हो गया। लेकिन भैया हमारे बुक में तो अभी बहुत सम्स बचा हुआ है। अरे बचा हुआ है, लेकिन बात मानो मेरा, अगर आप लोग लास्ट क्लास तक किए तो आपका 90% काम हो गया। आज बस 10% काम को हम लोग करने आए हैं, और लास्ट क्लास तक के किए गए चीज़ों को आज ब्रश अप करने आए हैं। तो एक बार हम लोग, चलो शुरू करने से पहले, अभी तक हम लोग जितना भी किए एक बार फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करने के बाद फिर भैया हम लोग देखते हैं कि क्या आज सही में हमें कुछ नया चीज़ सीखना है कि वही वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया कैपिटल, हमारे इस चैप्टर में कैपिटल कौन सा है? 4 चीज है, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का क्या फॉर्मूला सीखा था। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बोलो या डेप्ट बोलो या कंपनी लोन लेती है, कुछ भी बोलो, उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिपेंड करता है इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल है। भैया अगर इरिडीमेबल होगा तो इरिडीमेबल वाले को तो हम लोग को कुछ खर्चा ही नहीं है। इरिडीमेबल वाले का तो एक ही खर्चा है कि हर साल खाली वो लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करते रहो। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स इनटू 100, ठीक है। लेकिन भैया डिबेंचर के केस में याद रखना, जो भी पहले फॉर्मूला निकलेगा वो बिफोर टैक्स निकलेगा। फिर बिफोर से आफ्टर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस कर देंगे। इसलिए हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स इनटू 100, ठीक है। लेकिन भैया वही अगर मेरा अगर रिडीमेबल वाला डेप्ट है या रिडीमेबल वाला डिबेंचर है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल कहने का क्या मतलब है कि रिडीमेबल में क्या होता है कि कंपनी 3 साल 4 साल 5 साल बाद एक टाइम के बाद कंपनी रीपे कर देती है। वही अगर रिडीमेबल वाला है तो मेरा भैया खाली इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है, मेरा एक और खर्चा है जो हम 4 साल 5 साल मतलब रिडीम के टाइम हम कुछ एक्स्ट्रा रुपया देंगे, वो भी तो मेरा खर्चा है। तो इसीलिए इंटरेस्ट का तो मेरा खर्चा है ही, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एवरेज, ठीक है। लेकिन भैया पहले जो भी फॉर्मूला निकलेगा मेरा बिफोर का निकलेगा, आफ्टर में जाने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस कर देंगे। ये है भैया हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला। आज हमारा ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ठीक है। फिर भैया वही प्रेफरेंस शेयर, भैया प्रेफरेंस शेयर बोलो या डिवेंचर बोलो, दोनों का फॉर्मूला मोटा मोटी सेम ही है। डिफरेंस ये है कि डिवेंचर में मेरा पहला क्या निकला? बिफोर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर में भी मेरा पहले क्या निकलेगा? आफ्टर टैक्स, बाद में बिफोर टैक्स निकलेगा, ठीक है। याद रखना पूरे चैप्टर में मेरा एक खाली डिवेंचर ही है जिसमें सबसे पहले बिफोर निकल रहा है, बाद में आफ्टर कर रहे हैं। बाकी प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी हो, रिटेन अर्निंग हो, सब में मेरा पहले आफ्टर टैक्स का निकलेगा, फिर बाद में हम लोग उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप प्रेफरेंस शेयर भी मेरा रिडीमेबल हो सकता है, इरिडीमेबल हो सकता है। इरिडीमेबल मतलब जिसको मेरे को कोई रुपया रीपे नहीं करना है ना, तो भैया मेरा उसमें खर्चा क्या है? मेरा हर साल उन लोगों को खाली डिविडेंड देना है ना। तो जो प्रेफरेंस शेयर मेरा इरिडीमेबल है उसका मेरा खर्चा क्या है? मेरा एक ही खर्चा है कि हर साल आप वो लोगों को खाली डिविडेंड पकड़ा दो। तो हाँ भैया मैंडेटरी है, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देना मैंडेटरी है। तो क्या हो गया? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट्स इनटू 100, ठीक है। लेकिन भैया ये तो है हमारा आफ्टर टैक्स। भैया आफ्टर क्यों? पहले बिफोर नहीं होगा बोला ना, सिर्फ डिबेंचर या डेप्ट के केस में ही पहले बिफोर निकलेगा, बाद बाकी सब में पहले हमारा आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला निकलेगा। भैया आफ्टर से बिफोर जाने में क्या करे? पूरे चैप्टर में एक ही चीज बताया, आफ्टर से बिफोर जाने के लिए क्या करे? 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो। जो आया 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो। क्लियर। लेकिन भैया अगर मेरा रिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर है, अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर कौन सा है? रिडीमेबल वाला है, तो भैया हम लोग उसको सिर्फ डिविडेंड नहीं दे रहे होते हैं, हमारा वही रिडीम के टाइम भी हमारा कुछ खर्चा हो रहा होता है, एक्स्ट्रा रुपया जो हम लोग उसको रिपे करते हैं ना रिडीम के टाइम। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एवरेज। लेकिन भैया मेरा जो भी फॉर्मूला निकला पहले निकला आफ्टर टैक्स का, बिफोर जाने के लिए क्या करूँ? कुछ नहीं, जो आफ्टर टैक्स आया डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया भैया। लेकिन भैया कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड तो पे कर रही होती है, कंपनी तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहा होता है, लेकिन कंपनी को ना एक ठो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल के भी पेमेंट करना होता है। तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैंने इंटरेस्ट तो पेमेंट किया, साथ ही साथ मेरे को टैक्स और पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट से मैंने क्या किया? टैक्स प्लस कर दिया डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स इनटू 100। मेरा कहने का मतलब समझे?
यहाँ मैंने इंटरेस्ट क्यों लिखा, हम लोग इंटरेस्ट थोड़ी दे रहे होते हैं, हम लोग प्रेफरेंस वाले को इंटरेस्ट थोड़ी दे रहे होते हैं, गलती से लिख दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, पीडी होगा, ठीक है। समझ गए, मेरा कहने का बस मतलब ये है कि देखो यहाँ पर आप खाली प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हो, लेकिन मान लो आपको एक ठो अलग से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो 1 प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऐड नहीं कर दोगे, क्योंकि भैया आपका उसमें सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा नहीं है, एक और टैक्स एक्सपेंस भी आ जाता है, इसलिए फॉर्मूला में हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला में हम लोग एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। फिर भैया लास्ट दिन हम लोग क्या किए थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, लास्ट दिन हम लोग क्या किए थे आके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अभी जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो उसका एक अप्रोच नहीं है, उसका 4 अप्रोच है। हम लोग देखे थे जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर किए थे, भैया बहुत इजी है, लेकिन वो करने का 4 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है CAPM मॉडल। CAPM मॉडल के थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, RF मतलब रिस्क फ्री रेट, प्लस में बीटा, ब्रैकेट में RM माइनस RF, RM मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। तो रिस्क फ्री रेट प्लस में बीटा, RM माइनस RF, ठीक है, एक ही संस्था जो कि हम लोग देख लेते हैं। एंड आवर सेकंड अप्रोच इज द डिविडेंड यील्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो कंपनी हर साल कुछ ना कुछ तो डिविडेंड दे रहा होता है ना, जरूरी नहीं आप इक्विटी वाले पे आप डिविडेंड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जो कंपनी डिविडेंड दे रहा है वो उन लोग के लिए है, कुछ नहीं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। क्या बोला, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, क्या बोला, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। लेकिन भैया ये जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा, ये निकलेगा आफ्टर टैक्स, बोला ना, डिवेंचर को छोड़ के सब में कैसा फॉर्मूला निकलेगा, आफ्टर टैक्स वाला। भैया बिफोर जाने के लिए क्या करेंगे, जो आया 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर भैया अर्निंग यील्ड मेथड, अगर हम लोग बात करेंगे अर्निंग यील्ड मेथड, हर कंपनी तो डिविडेंड नहीं पे कर रही होती है, तो उस केस में हम लोग वो लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, अर्निंग के मेथड से, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, ठीक है। और ये भैया निकलेगा हमारा आफ्टर टैक्स, बिफोर में जाने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे। एंड लास्ट भैया हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, है ना, डिविडेंड यील्ड मतलब भैया डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ले लो या नेट प्रोफिट ले लो, जो भी ले लो, प्लस में ग्रोथ एक ठो और ऐड कर दो। तो भैया हमारा 4 अप्रोच था। सबसे पहला अप्रोच एज पर CAPM, क्या फॉर्मूला था, रिस्क फ्री रेट RF प्लस में बीटा, ब्रैकेट में RM माइनस RF। सेकंड इज डिविडेंड यील्ड अप्रोच, डिविडेंड यील्ड अप्रोच क्या था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, ठीक है। हाँ, जो भी निकलेगा पहले आफ्टर वाला निकलेगा। फिर भी हमारा तीसरा अप्रोच था EPS अप्रोच, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, ठीक है। एंड चौथा इज की डिविडेंड यील्ड अप्रोच, लेकिन उसमें ग्रोथ भी है, उसे ग्रोथ भी है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ले लो, नहीं तो नेट प्रॉफिट्स ले लो इनटू 100, और साथ ही साथ प्लस ग्रोथ एक अलग से ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन भैया ये वाला हमारा फॉर्मूला तब काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला तब काम आएगा जब मेरा ग्रोथ सेम हो, जब मेरा ग्रोथ सेम हो। लेकिन भैया मेरा ग्रोथ डगमगाया हुआ है, कभी कुछ ग्रोथ होता है, कभी कुछ ग्रोथ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो वो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 में देखे थे, जहां पर पहले साल मेरा ग्रोथ 12% करके होता है, फिर 10% करके होता है, फिर 8% करके होता है। प्लीज आप लोग इलस्ट्रेशन 7 में डबल स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में पूरी आने का चांस है ऐसा सब, ठीक है। तो भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी हमारा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी हो जाएगा। लेकिन भैया फिर एक मार्केट में हमारा नया आ गया कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर, एक कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसका भी अब 3 फॉर्मूला है ना। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का 4 फॉर्मूला था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशू इक्विटी शेयर, एक नया कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, तो उसमें हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला क्या कि अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट ले लो, नहीं तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ले लो, नहीं तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग नेट प्रोसीड्स इनटू 100 ले लो, साथ में ग्रोथ को ऐड कर दो, ठीक है। तो न्यूली इशू इक्विटी शेयर में 3 फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में 4 फॉर्मूला है, ठीक है। सब हो जाने के बाद भैया लास्ट हम लोग क्या सीखे थे, अपना कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने क्या बोला था, देखो जो भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, हाँ जो भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उसमें से पर्सनल इनकम टैक्स को हटा दो, पर्सनल इनकम टैक्स को हटा दो, ब्रोकरेज को हटा दो, बस मैंने इतना ही बोला था, कर लिए। होल डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर से 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स कर लो, कैपिटल गेन टैक्स को माइनस कर लो। लेकिन भैया ये जो हमारा है ये तो आफ्टर टैक्स वाला है, आफ्टर से बिफोर जाने के लिए क्या करें, आफ्टर से बिफोर जाने के लिए क्या करें, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो भैया मोटा मोटी हम लोग पूरा फॉर्मूला को लेके हम लोग ठीक है, हम लोग फॉर्मूला को लेके ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला पूरा रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा ना फॉर्मूला, तो कि कोई दिक्कत है बताओ, फॉर्मूला अब हो जाएगा हमारा, हाँ फॉर्मूला तो अब हो ही जाएगा हमारा, क्लियर। तो देख लो 10 मिनट हो गया, मोटा मोटी हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला एक बार तो रिवीजन कर लिया, एक बार तो रिवीजन कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल
बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग बस इंडिविजुअली सम्स करे जा रहे थे। पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पकड़ा, इंडिविजुअली सम्स किया। फिर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पकड़ा, इंडिविजुअली सम्स किया। फिर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पकड़ा, इंडिविजुअली सम्स किया। फिर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स पकड़ा, इंडिविजुअली सम्स किया। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल में क्या होता है, जहां पर एक ही सम्स में आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया है और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी दिया है, चारों चीज दिया है, चारों चीज दिया है। और ऑब्वियसली देखो चारों देना बनता है, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ एक कैपिटल के ऊपर भरोसे नहीं रहती है। एक कंपनी को मान लो अगर ग्रोथ करना है तो वो डिवेंचर भी उठाएगा, प्रेफरेंस भी लेगा, इक्विटी भी लेगा, रिटेन अर्निंग्स भी लेगा। तो वो ये बोलेगा कि देखो मैं 5 करोड़ रुपया ले रहा हूँ चारों मिला के, मैं 5 करोड़ रुपया ले रहा हूँ चारों मिला के, तुम मेरे को ओवरऑल एक खर्चा बताओ कि मेरा ओवरऑल कितना खर्चा आया। हो सकता है उसमें से कॉस्ट ऑफ डेप्ट मेरा 10% हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20% हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 30% हो, है ना। मतलब सबका खर्चा चेंज अलग अलग होगा ना। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का कुछ खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कुछ खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का कुछ खर्चा होगा एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का कुछ खर्चा होगा। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर जानना चाह रहा है कि नहीं, मेरे को ओवरऑल बताओ ना कि ओवरऑल मेरा खर्चा 10% बन रहा है कि 20% बन रहा है। समझ रहे हो, वो एक आंसर जानना चाह रहा है ना। एक कंपनी है वो ग्रोथ कर रहा है, वो कैपिटल के नाम पे चारों चीज लेके रखा है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स। लेकिन वो एक खर्चा जानना चाह रहा है, एक चीज जानना चाह रहा है कि मेरे को ओवरऑल बताओ, मेरे को ओवरऑल बताओ, इतना मेरे को माथा फोड़ी नहीं करना, मेरे को ओवरऑल बताओ। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग सम्स करके देखते हैं, फिर आप लोग को समझ आएगा। कुछ फॉर्मूला नहीं है, जो कर लिए बस वही काम आने वाला है, जो कर लिए बस वही काम आने वाला है। चलो हाँ, इलस्ट्रेशन 14 में हो। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 14 में। इलस्ट्रेशन 14 क्या बोल रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड इट स्पेसिफिक कॉस्ट आर गिवन बिलो। अच्छा, बोला कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया और उसका स्पेसिफिक कॉस्ट दिया गया। उसका क्या दिया हुआ है, हमें स्पेसिफिक कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, क्या क्या देके रखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। एक कंपनी में क्या है देखो ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है। ये भैया इसका अमाउंट दे दिया, ये भैया क्या दे दिया, इसका अमाउंट दे दिया, अमाउंट दे दिया। ठीक है, चलो एक काम करो, हम लोग भी एक ठो बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, 5 का बनाओगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में मेरे पास क्या क्या चीज है, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और क्या क्या है मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। हो गया, तो ये कंपनी के पास चारों है। अमाउंट क्या क्या, अमाउंट अमाउंट लिख दो तो, चारों का अमाउंट क्या है भैया, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख। 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख। यहां लिखोगे वेट्स, क्या लिखोगे, वेट्स, वजन, वजन। आओ देखते हैं वजन हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो मेरा ये टोटल कैपिटल कितना हुआ, मेरे को ये बताओ। मेरा ये टोटल कैपिटल कितना हुआ, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 15, 10, 25, 45, 50 लाख हुआ ना, 50 लाख हुआ ना। अब वजन, वेट कैसे लिखेंगे, देखो कुछ नहीं, 15 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख करो, 15 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 15/50 करो ना, कितना आया 0.3, बस
समझे। इसमें क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मतलब 10/50 कर दो, कितना आया 0.2। फिर भैया 20 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मतलब 20 डिवाइडेड बाई 50 करो, कितना आया 0.4। एंड भैया नीदर 5 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मतलब 5 डिवाइडेड बाई 50 करो, हमारा आया 0.1। एक बार कैलकुलेटर में पूरा प्लस करके देख लेना, आपका वेट ओवरऑल 1 आना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल वेट 1 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। आपका वेट कितना आना चाहिए, वेट हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है, वेट हमारा 1 आना चाहिए। फिर भैया आप क्या देखोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है देखो ना, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड इट स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब इसका कॉस्ट निकाल के दिया है। हर क्वेश्चन में निकाल के नहीं देगा, जहां निकाल के नहीं देगा हम लोग को खुद निकालना पड़ेगा, जहां निकाल के नहीं देगा हमें खुद निकालना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन में हमें निकाल के दिया है, ये क्वेश्चन ने हमें निकाल के दिया है, तो भैया कोई झमेला नहीं है। ये क्वेश्चन ने हमें निकाल के दिया है तो कोई हमारा झमेला नहीं है, ठीक है, हमारा कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो हमारा भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट का कितना परसेंटेज दिखा रहा है, 4%। कितना दिखा रहा है, 4%। भैया 4% को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 100 मेरा कितना आता है 0.04। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 4% को हम लोग 0.04 लिख सकते हैं, बताओ। क्या 12% को हम लोग 0.12 लिख सकते हैं, ये निकाल के दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या 15% को हम लोग 0.15 लिख सकते हैं, और भैया क्या इसको भी हम लोग 0.15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिए, लिख दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा पता है, वेटेड, रुको मैं इधर लिख ही देता हूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या निकालने बोला था हमें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया, ये वेट को ए मान लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बी मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे ए इंटू बी कर दो, काम हो गया बस। 0.3 इंटू में 0.04 कितना होता है, जो आ रहा है लिखते जाओ, 0.012। फिर में 0.2 इंटू में 0.12 कितना होता है 0.024। फिर 0.4 इंटू में 0.15 कितना होता है 0.06, और ये तो भैया 0.15 ही हो गया, ठीक है। चारों को टोटल करो, 0.012 प्लस में 0.024 प्लस में 0.06 प्लस में 0.15 कितना होता है, एक सेकेंड सॉरी, ये 015 होगा, 0.015 गलत हो गया, हाँ 0.06 प्लस में 0.024 प्लस में 0.012 मेरा आ रहा है 0.111 है ना। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमसे क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है, सिंपल एंड वेटेज, दो चीज पूछ रहा है, तो हम लोग वेटेड तो निकाल दिए। देयरफॉर WACC शॉर्ट फॉर्म में लिखना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन एक जगह आपको फुल फॉर्म लिखना ही होगा। जैसे आप एक काम करना, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही लिख देना WACC का मतलब क्या है, वरना टीचर WACC देख के पूरा काट देगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख देना WACC और फुल फॉर्म एक बार लिख दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना आया 0.111 इंटू में 100 कर देंगे तो मेरा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, कितना आया 11.1%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना आया 11.1%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया 11.1%। समझे, समझे कैसा है, कुछ ही नहीं किए, यही एक फॉर्मेट है, हर सम्स में लग जाएगा, कुछ नया किए नहीं किए ना, बस आप लोग खाली डर रहे थे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भैया नया टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या चारों यूज हो रहा है। देखो हमें क्वेश्चन अलग अलग का अलग अलग कॉस्ट दिया था, बस हम लोग उसको वेट से इंटू करेंगे, बस हमारा टोटल एक में आ जाएगा। अब ये कंपनी देखो, ये कंपनी 50 लाख रुपया यूज कर रहा है, अब 50 लाख में डिवेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है, लेकिन सब मिला के हम लोग एक कॉस्ट बता दिए ना कि कंपनी आपका एक खर्चा आ रहा है 11.1% का बस। लेकिन भैया क्वेश्चन हमसे एक और आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे एक और आंसर पूछ रहा है, सिंपल वेटेड तो हो गया, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? सिंपल एवरेज कैसे करेंगे? तो सिंपल एवरेज के लिए क्या करोगे पता है? टोटल कॉस्ट को प्लस कर लो, खाली जो चारों के अलग अलग कॉस्ट है उसको प्लस कर लो। 0.04 प्लस में 0.12 प्लस में 0.15 प्लस में 0.15। ठीक है, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करो, चारों अलग अलग कॉस्ट को प्लस कर लो, है ना? कितना आया? 0.46। 0.46 ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको प्लस कर लोगे, क्या करोगे? 0.46 आया डिवाइडेड बाई आपके पास कितना कैपिटल है? एक है भैया डिवेंचर, एक है प्रेफरेंस शेयर, एक है ये, एक है मतलब 1 2 3 4 4 है ना, तो बस डिवाइडेड बाई 4 कर दो, काम हो गया, इंटू 100। तो मेरा क्या परसेंटेज में आंसर आ जाएगा? कितना है? 11.5% है हमारा आंसर। 11.5%। देख लो, देख लो, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको एग्जाम में निकालने बोला है, तो सिंपल एवरेज में क्या करना है? जो चारों के अलग अलग कॉस्ट दिए गए हैं, जो चारों के अलग अलग कॉस्ट दिए गए हैं उसको टोटल करो, डिवाइडेड बाई जितने आइटम है डिवाइड कर दो। लेकिन भैया अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने बोला है तो बस सबका इंडिविजुअली वेट निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो देख लो ये एग्जाम में आराम से आपका 10 नंबर के लिए आ सकता है। क्या लिखोगे? कैलकुलेशन। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट किए? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट किए ना, सन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसा लगा सम्स बताओ? इजी की हार्ड? इजी की हार्ड लगा बताओ, ये बताओ, इजी लगा कि हार्ड लगा? ठीक है, तो हो गया इलस्ट्रेशन 14। इजी था? इजी था, देख लो इजी था या नहीं था। ठीक है, ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 15 अब करते हैं नेक्स्ट। हो जाएगा? देखो, तो ये हम लोग को करने आ गया, ये हम लोग को करने आ गया। ठीक है, अब भैया एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप एक्चुअली हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोलो ना सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग किए, क्या वो सही अप्रोच था? जो हम लोग किए सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सही अप्रोच है? वो सही आपको लग रहा है कोई एंगल से? जो चारों के टोटल टोटल कॉस्ट आए, चारों को टोटल करके डिवाइडेड बाई 4 मार दो, ऐसे थोड़ी होता है। वेटेड वाला मेरे को ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि उसमें हम लोग एक एक का वेट पकड़ रहे हैं कि वो 30% है, 20% है, 40% है ना? हम लोग वेट पकड़ के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हमारा क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक बात बता दूं, जब हम लोग ये वाला करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारा दो अप्रोच रहता है। एक हम लोग बुक वैल्यू को पकड़ लेते हैं और एक हम लोग मार्केट वैल्यू को पकड़ लेते हैं। भैया बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू मतलब ये जो आप लोग लॉन्ग टर्म डे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी रिटेन अर्निंग्स आप जो जो यहाँ लिखे हो, या इधर आप बुक वैल्यू का लिख के करते हो या आप मार्केट वैल्यू का लिख के करते हो। अब ये आपका एग्जाम में डिपेंड करता है कि वो एग्जाम में आपको क्या हिसाब से करने बोलते हैं। प्रोसेस एक ही है, बस यहाँ पर 15 लाख मान लो अगर बुक में लिखा है, मार्केट में 20 लाख रुपया चल रहा है, तो आप मार्केट वैल्यू बोला है तो मार्केट के हिसाब से रुपया लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखा है तो बुक के हिसाब से लिखेंगे। एक्चुअली बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ समझो। बुक में वैल्यू कब चेंज होगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। मान लो आपका जो इक्विटी शेयर अभी 20 लाख रुपया दिख रहा है, या मार्केट में तो इक्विटी शेयर का वैल्यू डेली चेंज होता है, तो क्या हम लोग अकाउंटिंग अपना डेली चेंज करते हैं? नहीं, अकाउंटिंग तो हम लोग एक साल में एक बार बनाएंगे, चेंज करेंगे 31 मार्च के दिन, है ना? बात समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में तो आपका प्राइस डेली चेंज हो रहा है, तो अब आपको एग्जाम में देखना है कि आपको बुक वैल्यू से करने बोला है कि मार्केट वैल्यू से करने बोला है। ठीक है, बस जो वैल्यू देगा हम लोग उससे करेंगे। अभी हम लोग जो इलस्ट्रेशन 14 किए वो कौन सा किए? बुक वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट कैसे किए? बुक वैल्यू के हिसाब से किए। अब हमारा ये क्या दे रहा है? मार्केट वैल्यू के वेट के हिसाब से। किसके हिसाब से करना है? इलस्ट्रेशन 15 मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है। ठीक है, चलो, तो हमारा वही वाला रहेगा जो फॉर्मेटिंग था।
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WACC, आप लोग नहीं लिखोगे। WACC का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे वरना एग्जाम में आपका नंबर कटेगा, फिर आप कहोगे मेरे को। देखो इलस्ट्रेशन 15 क्या बोल रहा है? इन इलस्ट्रेशन नंबर 14, मतलब इलस्ट्रेशन 14 में जो जो दिया गया वही कर लो। हाँ, अब मार्केट वैल्यू दे के रखा है तो हम लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे, है ना। मतलब इलस्ट्रेशन 14 के हिसाब से ही करना है। मेरा कौन कौन सा चीज था? 4 थी था, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। भैया ये हमारा हो रहा है एज पर मार्केट वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या लिखोगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू यहाँ लिख देना। अगर आप बुक वैल्यू करे हो तो बुक वैल्यू मेंशन करना, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करे हो तो मार्केट वैल्यू मेंशन कर देना। ऊपर में हमने जो भी किया था किसके हिसाब से किया था? बुक वैल्यू के हिसाब से, तो बुक वैल्यू आप मेंशन कर देना, ठीक है। तो देखो हमारा ऊपर में लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने का दिया है? 15 लाख। हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने का दिया है? 15 लाख का दिया है, ठीक है। हमारा बोर्ड है मार्केट में वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी शेयर का, रिटेन अर्निंग्स का। क्या भैया हमारा डेप्ट का वैल्यू देके रखा है? नहीं देके रखा है। तो हमारा ऊपर में डेप्ट 15 लाख का था, हम लोग यहाँ पर भी 15 लाख की लिख देंगे, है ना। भैया ऊपर में मेरा प्रेफरेंस शेयर कितने का था? 10 लाख का। यहाँ बोलता है आपका प्रेफरेंस शेयर 150% है, मार्केट में आपका वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का 150% है। तो भैया मेरा प्रेफरेंस शेयर ऊपर में था 10 लाख, तो 10 लाख का 150% कितना होता है ना। सारा डेटा इलस्ट्रेशन 14 से ही लेना है। इलस्ट्रेशन 14 में आपका प्रेफरेंस शेयर 10 लाख का दिख रहा है और मेरा मार्केट में वैल्यू 150% चल रहा है, तो 10 लाख का 150% 15 लाख होता है। 10 लाख का 150% 15 लाख, है ना। हम लोग सब मार्केट वैल्यू ले रहे हैं यहाँ। भैया मेरा ऊपर में इक्विटी शेयर चल रहा है 20 लाख का, बोला इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग्स एट 160%। अच्छा, मतलब 20 लाख का 160% कितना होता है? 20 लाख का 160% कितना होता है? 32 लाख रुपया, 32 लैक्स। एंड भैया लास्ट रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स मेरा 5 लाख था, तो 5 लाख का भी 160% कितना होता है? 8 लाख, क्या 8 लाख। और बोला एंड डिवेंचर एट पार, मतलब डिवेंचर का जितना रुपया था उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो वेट निकाल लेते हैं। तो भैया वेट हम लोग कैसे निकाले? वेट निकालने के लिए आप पहले चारों का टोटल कर लो। 32, 8, 40, 50, 60, 70 लाख हो गया। तो भैया मेरा डिवेंचर का वेट कितना निकलेगा? 15 लाख है, तो 15/70 कर दो, कि जो आया वो लिख दो, 0.21। फिर भैया ये भी हो जाएगा 0.21। ये भैया 32/70 कितना होता है? 0.45। ये भैया 8/70 कर दो, 0.11, ठीक है। ध्यान रखना आपका चारों का टोटल आपका 1 आना चाहिए। 0.21 प्लस में 0.21 प्लस में 0.45 प्लस में 0.11। नहीं भैया ये तो आपका 98 आ रहा है, 2 कम हो रहा है। ये करो तो 15/70 करो तो कितना आता है? 214 आ रहा है। 0.214, 214, 3 नंबर ले लो एक बार। 32/7, 70 कितना आ रहा है? 0.457। एंड भैया यहाँ ले लो आप 8/70 कितना हो रहा है? 0.114। अब करो तो तीनों को, 0.214 इंटू 2 प्लस में 0.457 प्लस में 0.114, ठीक है। कितना आ रहा है? 0.999, मतलब भैया आसपास आपका पूरा हो गया, आसपास 1 आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा क्वेश्चन में था वही ले लेना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्वेश्चन में था वही ले लेना है। इलस्ट्रेशन 14 में 4% को क्या हम लोग 0.04 लिख सकते हैं, हाँ। 12% को क्या हम लोग 0.12 लिख सकते हैं, ठीक है।
15% को क्या हम लोग 0.15 लिख सकते हैं। अब बस भैया WACC कैसे निकालेंगे, दोनों को इंटू कर दो, हो गया 0.214 प्लस में 0.04 कितना आ रहा है 0.254, ठीक है। 0.214 इंटू में, ओ सॉरी मैंने प्लस कर दिया, इंटू करना था। 0.214 इंटू में 0.04 कितना आया 0.00856। आप लोग ऐसे लिखो ना 0.008, बस 3 डिजिट तक जाओ, उसके आगे मत जाओ। 0.214 इंटू में 0.12 कितना हो रहा है 0.025, ठीक है। 0.457 इंटू में 0.15 कितना हो रहा है 0.068 एंड भैया लास्ट 0.114 इंटू में 0.15 कितना हो रहा है 0.017। चलो चारों का टोटल करो, 0.008 प्लस में 0.025 प्लस में 0.068 प्लस में 0.017, ठीक है, कितना आया 0.118। तो देयर फोर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग का कितना आ गया 0.118 इंटू में 100 कर दो तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 11.8%, ठीक है। कितना आया 11.8%, हमारा आया 11.8, ये लोग का एवरेज में 12% आया और पॉइंट को लेके इधर उधर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग एवरेज में आंसर लिखा होगा, जब भी आपका कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है कि आपका कोई भी जगह एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, आप हर जगह आप अप्रोक्स वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सिंपल वेटेड एवरेज नहीं करोगे, सिंपल वेटेड एवरेज में तो वही है, चारों का टोटल करो डिवाइडेड बाई 4 मार दो तो ऊपर का सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए, सिंपल एवरेज क्लियर, यहाँ तक क्लियर बताओ, ये दो सम्स एकदम क्लियर ना। आओ इलस्ट्रेशन 16 में अब चलते हैं, अब इलस्ट्रेशन 16 में चलते हैं। इलस्ट्रेशन 16 में क्या से बोल रहा है, बोल रहा है इफ इन इलस्ट्रेशन नंबर 14, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 14 में जो डेटा था वही लेके करना है। द फर्म बिलीव दैट इट्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ 40%, 10%, 35%, 15%। मतलब भैया ये तो हमें वेट ही निकाल के दे दिया, ये जो हम लोग यहाँ पर वेट अपना निकालते हैं ये हमें वेट निकाल के दे ही दिया, तब तो भैया झमेला क्या है, हमें वेट पता है, हमें ऊपर में कॉस्ट पता है, तब तो हमारा काम और आसान हो गया। बात मतलब समझ रहे हो, हमें वेट पता है, हमें कॉस्ट पता है, तो काम तो हो ही जाएगा। ये सम्स तो और इजी कर दिया, ये सम्स तो हमारा और इजी कर दिया। हमें क्या मतलब है कि मेरा इक्विटी शेयर कितने का है नहीं है ना, ये डेटा हम लोग लिख के क्या कर रहे थे, लॉन्ग टर्म मेरा डेप्ट कितने का है, प्रेफरेंस कितने का, इक्विटी कितने का है, ये लिख के तो हम लोग वेट ही निकाल रहे थे। और ये हमें क्या किया, देखो वेट निकाल के दे दिया। इस क्वेश्चन में क्या किया भैया, हमें वेट निकाल के दे दिया, सामने से ये लोग वेट निकाल के दे दिए। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इन्होंने क्या किया, हमें वेट निकाल के दे दिया, जो वजन है, वजन वेट इन्होंने निकाल के दे दिया। वेट तो 5 कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि अमाउंट निकाल के क्या करेंगे, हमें तो वेट इन्होंने निकाल के ही दे दिया। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट को ए कर दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बी कर दो, बस लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ए इंटू बी, ठीक है। 40% डेप्ट, मतलब डेप्ट मेरा कितना होगा 40%, क्या भैया 40% को मैं 0.4 लिख सकता हूँ, है ना। 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितना है 10%, प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरा 10%, क्या 10% को मैं 0.1 लिख सकता हूँ। फिर भैया इक्विटी शेयर को 35%, क्या 35% को मैं 0.35 लिख सकता हूँ, ये बताओ। एंड भैया रिटर्न अर्निंग्स है 15%,
क्या मैं रिटर्न 15% को मैं 0.15 लिख सकता हूँ? क्या 15% को मैं 0.15 लिख सकता हूँ? और भैया चारों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरे को इलस्ट्रेशन नंबर 14 में है ही। 4%, 12%, 4% को क्या मैं 0.04 लिख सकता हूँ, 12% को 0.12 लिख सकता हूँ, एंड 15%, 15%, 0.15, 0.15, बस काम हो गया। मारो इंटू, हो गया। 0.4 इंटू में 0.04 कितना होता है? 0.016। 0.1 इंटू में 0.12 कितना होता है? 0.012। 0.35 इंटू में 0.15 कितना होता है? 0.052। फिर भैया 0.15 में इंटू में 0.15 कितना होता है? 0.022। ठीक है, बस काम हो गया। चारों का टोटल करो। 0.016 प्लस में 0.012 प्लस में 0.052 प्लस में 0.022 कितना हो रहा है? 0.102। तो देयर फोर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना निकला? जीरो पॉइंट वन जीरो टू। इसमें आप 100 से इंटू कर दो तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। 10.2% आंसर। बताओ, क्लियर? 10% हमारा आंसर आया। क्लियर? हमारा आया 10.2, इनका आया 10.3, आसपास चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हम्म क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग बोलोगे भैया सिंपल एवरेज मेथड नहीं निकाल रहे। अरे सिंपल एवरेज मेथड में क्या निकालूं? चारों सिंपल एवरेज में तो बस टोटल कॉस्ट को प्लस करके डिवाइडेड बाई मार देते हैं। चारों क्वेश्चन में तो मेरा कॉस्ट सेम ही है, तो सबका आंसर सेम ही आएगा। समझे? तो इलस्ट्रेशन 16 कुछ ही नहीं था। आप लोग बस देख के 100 करे हो कि इसमें अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया। क्या करेगा अमाउंट देके? हम लोग अमाउंट निकाल के भी तो हम लोग को वेट पता करना होता है। हमें वेट तो दे दिया है ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का इतना 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 है, बस हो जाएगा। हो जाएगा काम। आओ इलस्ट्रेशन 17 अब। इजी पीजी, बताओ। इजी हो जाएगा। हम्म मैनेजेबल है तो। इलस्ट्रेशन 17 में आओ। बस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को। इलस्ट्रेशन 17 में क्या बोल रहा है? कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इतना, प्रेफरेंस इतना, इक्विटी इतना, रिटर्न अर्निंग्स इतना, मतलब चारों का कॉस्ट हमें निकाल के दे दिया। कंपनी चाहती है कि कंपनी 5 लाख रुपया रेस करे अपने प्लांट के लिए। कंपनी को कितना रुपया चाहिए? कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए। अब कंपनी क्या सोच रही है? 1 लाख रुपया मेरे पास रिटर्न अर्निंग्स पड़ा, अच्छी बात है। 5 लाख में 1 लाख रुपया तो कंपनी के पास रिटर्न अर्निंग्स पड़ा है ना। और कंपनी 3 लाख रुपया डिवेंचर से उठा लेगी। कंपनी 3 लाख रुपया डिवेंचर से उठा लेगी। अच्छा, डिवेंचर से मेरी कंपनी 3 लाख रुपया उठा लेगी, और प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख रुपया उठा लेगी। प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख रुपया उठा लेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कंपनी 3 लाख रुपया डिवेंचर से उठा लेगी, प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख रुपया उठा लेगी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख रुपया उठा लेगी। तो भैया इक्विटी से नहीं उठाएगा, नहीं। कंपनी को मेरा कितना रुपया चाहिए? मेरी कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख में मेरा 1 लाख रुपया प्लांट का हो गया, रिटर्न अर्निंग से हो गया। 3 लाख डिवेंचर से हो गया, प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख हो गया, है ना। तो भैया ये हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर बेकार का ही दिया है। हाँ, बेकार का ही दिया है, हमारा काम ही नहीं आएगा। बस कर लो, सब तो डिटेल आपको दे ही दिया। सब डिटेल तो आपको दे ही दिया, है ना। मतलब ये 5 लाख रुपया बस आपको एक डिटेल दे रहा है कि कंपनी चाह रही है कि वो 5 लाख रुपया उठाए। कंपनी को चाहिए 5 लाख रुपया अपना प्लांट एक्सपेंड करने के लिए। ये डिटेल आपको बता रहा है कि देखो मेरी कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए। अब ये 5 लाख रुपया में कंपनी कहाँ कहाँ से उठाएगी? रिटेन अर्निंग्स 1 लाख, डिवेंचर 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। तो हमें वो 5 लाख से मतलब नहीं है, हमें इस डेटा से मतलब है, इस डेटा से मतलब है। ठीक है, आओ चलो करते हैं। अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज।
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को इंटू कर देंगे बस। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखें कि कंपनी रिटेन अर्निंग से 1 लाख रुपया ले रहा है, बस लिख दो जो जो डेटा है लिखते रहो। रिटेन अर्निंग से कंपनी कितना ले रहा है, 1 लाख रुपया। और रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, रिटेन अर्निंग्स का है 13%, क्या 13% को हम लोग 0.13 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर कंपनी डिवेंचर से 3 लाख रुपया ले रहा है, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है 5%, क्या 5% को हम लोग 0.05 लिख सकते हैं, एकदम। फिर मेरा प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख रुपया ले रहा है, और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 10%, क्या 10% को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, एकदम, ठीक है। मेरा टोटल कितना हुआ, 3 1 4 1 5 हो गया। देखो कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए था, वेट लिख दो, 1/5 कितना होगा, मारो कैलकुलेटर में, 0.2 0.6 0.2 यही आएगा, ठीक है। WACC कर लो, 0.2 इंटू में 0.13 कितना हो रहा है, 0.026, 0.6 इंटू में 0.05 कितना हो रहा है, 0.03, 0.2 इंटू में 0.1 कितना हो रहा है, 0.02। जब तीनों का टोटल करो, प्लस में 0.03 प्लस में 0.026 कितना हो रहा है, 0.076, 0.076। तो देयरफॉर हेडिंग वेडिंग आप लोग लिख लेना जो लिखना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया, जीरो 0.076 इंटू में 100 कर देंगे तो मेरा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, है ना। कितना हो गया, 7.6% आंसर, 7.6%। कितना हो गया मेरा, 7.6% आया। बताओ हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बस ऐसा था कि हमें बस घुमा फिरा के डेटा दे रहा है, बाकी हमें तो पता है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मेरा कोई काम का ही नहीं था, काम का ही नहीं था, समझ गए। देख लो, क्लियर है। 14 15 16 17 4 सम्स हमने कर लिया, एकदम क्लियर 4 सम्स। बताओ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 18 अब थोड़ा अच्छा अच्छा सम्स आ रहा है। इलस्ट्रेशन 18 19 भी अच्छा सम्स है। बस 19 के बाद हमारा केस स्टडीज दिया हुआ है, कर लेंगे। देखते हैं, अगर क्लास मेरा 1 घंटे के ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को एक फिर सेपरेट क्लास लेके ही करा दूंगा, ठीक है। आओ अभी इलस्ट्रेशन 18 तो करते हैं। इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 18 में हमें क्या बोल रहा है, बोला द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसके लिमिटेड इज एज अंडर। बोला कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी के पास 3 लाख रुपया का डिवेंचर है, 3000 पीस डिवेंचर है, 2000 प्रेफरेंस शेयर है टोटल 2 लाख का, 4000 इक्विटी शेयर है टोटल 4 लाख का, एंड रिटेन अर्निंग्स हमें देके रखा है, ठीक है। द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज 15 रुपया। द शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द बुक इन मार्केट एट बुक वैल्यू। अच्छा, मतलब ये जो लाइन बोल के रखा है, द शेयर ऑफ द कंपनी सोल्ड इन मार्केट एट बुक वैल्यू, मतलब हमें बुक वैल्यू का ही डेटा दे के रखा है, तो हम लोग को सम्स भी करना है बुक वैल्यू के हिसाब से। अगर हमें कुछ और डेटा दिया रहता कि एज पर मार्केट वैल्यू इतना 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 है, तो हम लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं। टैक्स रेट हमें दे के रखा है, शेयर होल्डर टैक्स लाइबिलिटी में भी एज्यूम्ड एट इतना। फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कर लेंगे, लेकिन सबका कॉस्ट हमें कहाँ दे के रखा है, जो कि अभी तक मेरे क्वेश्चन में दे के रखा था। याद करो याद करो, अभी तक के मेरे सारे क्वेश्चन में मेरे को कॉस्ट दे के रखा था, कॉस्ट दे के रखा था। लेकिन अभी तो मेरे को कोई कॉस्ट दे के नहीं रखा, अभी तक तो मेरे को कोई कॉस्ट दे के नहीं रखा। तो भैया कॉस्ट निकाल लेंगे। चलो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सबसे पहले निकालते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। भैया अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का मेरा क्या फॉर्मूला था, इरिडीमेबल रिडीमेबल, क्या फॉर्मूला था भैया, इरिडीमेबल था रिडीमेबल था, इरिडीमेबल था रिडीमेबल था, हाँ।
भैया रिडीमेबल वाला तो कोई ऐसा डिटेल देके नहीं रखा है, इरिडीमेबल वाला का ही फॉर्मूला मारो। भैया बिफोर टैक्स करोगे कि आफ्टर टैक्स करोगे? सब आफ्टर टैक्स करेंगे। जब भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे तो हर चीज़ आप आफ्टर टैक्स का करोगे। क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट में टैक्स को हटा दो, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100, यही था ना आफ्टर टैक्स। हमें अगर कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे, क्या बड़ा बात है। हाँ भैया मेरे पास कितना डिवेंचर है? 3000 डिवेंचर है, लेकिन हम लोग एक डिवेंचर का भी तो सोच के कर सकते हैं। अच्छा एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, 100 रुपया पे 12% इंटरेस्ट है ना, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 12 रुपया। एकदम राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ बताओ? 12 रुपया का इंटरेस्ट हो गया। टैक्स कितना लगता है भैया? 2 टैक्स देके रखा है, एक कंपनी का टैक्स रेट देके रखा है, एक शेयर होल्डर का टैक्स लाइबिलिटी। भैया शेयर होल्डर का टैक्स लाइबिलिटी तो पर्सनल टैक्स हो गया, शेयर होल्डर का टैक्स लाइबिलिटी ये तो पर्सनल टैक्स हो गया, हमें इससे मतलब नहीं, हमें कंपनी का टैक्स से मतलब है। तो 50% मतलब क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ? होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब कि कंपनी डिवेंचर इशू की तो कितना रुपया मिला, नीचे हमें कुछ डिटेल नहीं देके रखा है, तो हम लोग यही मानते हैं एक डिवेंचर में मेरी कंपनी को 100 रुपया मिला होगा। हम लोग यही मानते हैं कि एक डिवेंचर में मेरी कंपनी को 100 रुपया मिला होगा, कंपनी एक डिवेंचर इशू किया होगा तो 100 ही रुपया मिला होगा। होल डिवाइडेड बाई 100 रुपया इंटू 100 कितना होता है? इंटू में 0.5, 6% आया, 6% आया भैया। क्या आया मेरा? 6% आया, 6% आया मेरा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना आया? 6%। भैया नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया ये भी हम लोग कौन सा निकालेंगे? रिडीमेबल की इरिडीमेबल? भैया रिडीमेबल जैसा तो कोई डिटेल नहीं देके रखा, तो इरिडीमेबल वाला ही फॉर्मूला लिख दो। भैया आफ्टर टैक्स की बिफोर टैक्स सब चीज़ आफ्टर वाला करना है, बिफोर में हमें जाना ही नहीं है। सब चीज़ हमें आफ्टर वाला करना है, बिफोर में जाना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या बनता है? प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100, है ना। कंपनी डिविडेंड कितना देगी? कंपनी के पास तो 2000 प्रेफरेंस शेयर है, एक डिवेंचर का सोच के चलो, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, 10% का ये है तो 10 रुपया का डिविडेंड देगा। 100 रुपया पे 10%, 10 रुपया। होल डिवाइडेड बाई एक प्रेफरेंस शेयर इशू करके मेरी कंपनी को 100 रुपया मिला होगा, इनटू में 100 कितना आया? 10% आ रहा है, 10% आ रहा है, ठीक है। अब भैया हो रहा है इक्विटी शेयर, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लेते हैं। अब भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में तो बहुत सारा फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में तो बहुत सारा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला करेंगे? भैया ये चीज़ समझ आ रहा है ना कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बाकी सब चीज़ में पहले आफ्टर टैक्स ही होता है। ये तो बस खाली कॉस्ट ऑफ डेब्ट था जिसमें टैक्स आफ्टर करने के लिए टैक्स को माइनस किया गया। अब भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हमें निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का तो टोटल 4 फॉर्मूला आप सेट कराए थे। हाँ सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? एज पर CAPM, जिसमें बेटा, रिस्क फ्री रेट, तो ये सब का तो डिटेल हमें नहीं देके रखा। सेकंड क्या था भैया? डिविडेंड यील्ड अप्रोच, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100, है ना। लेकिन भैया डिविडेंड का भी डेटा नहीं देके रखा। फिर तीसरा था भैया अर्निंग यील्ड अप्रोच, जिसमें हम लोग अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस नहीं तो नेट प्रोसीड्स इनटू 100 कर रहे थे। क्या हमें अर्निंग पर शेयर देके रखा है? हाँ भैया देके रखा है। अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन 15, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100, है ना। ग्रोथ वगैरह का डिटेल देके नहीं रखा तो नहीं लगाएंगे। अर्निंग पर शेयर मेरा कितना है? 15। मार्केट में दाम कितना चल रहा है? बोला ना मैंने मार्केट में भी बुक वैल्यू में ही बेच दिया, तो मार्केट में भी मैंने 100 रुपया करके ही बेचा होगा एक शेयर, इंटू में 100 कितना आया? 15% आया क्या? हाँ आगे कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ एक सेकेंड, एक चीज़ बस खाली बता दूं, मार्केट प्राइस पर शेयर में आओ। देखो जब भी आप लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकालोगे, हाँ एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी के टाइम याद रखो, एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा? देखो मेरे इक्विटी वाले का तो दोनों चीज़ है, मेरे इक्विटी वालों का क्या सिर्फ इक्विटी है कि रिटर्न अर्निंग्स भी है? भैया दोनों ही तो इक्विटी वाले का होता है, इक्विटी शेयर भी उनका, रिजर्व भी उनका। तो इस केस में आप मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? 4 लाख का इक्विटी, 1 लाख का रिजर्व, 4 लाख का इक्विटी, 1 लाख का रिजर्व, टोटल कितना हो गया? 5 लाख। होल डिवाइडेड बाई कितना? 4000, 4000 शेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बताओ 5 लैक्स डिवाइडेड बाई 4000, 125। मेरा हर एक शेयर का मार्केट प्राइस 125 करके आया। कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या किया, इक्विटी शेयर भी इक्विटी वाले लोग का,
जो मेरा कंपनी रिजर्व बना के रख रहा है वो भी तो इक्विटी वाले का है। इक्विटी वाले कौन है? मेरे मालिक है कंपनी के, तो मेरे मालिक का तो इक्विटी है ही, प्लस जो मेरी कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा के मेरी जो कंपनी रिजर्व में जमा कर रही है ये भी तो मेरे मालिकों का है। तो बस कुछ नहीं, दोनों को टोटल करके जितना इक्विटी शेयर है उसमें डिवाइड कर दिया, बस 12%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मेरा आ गया, देख लो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया। अब लास्ट भैया क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था भैया? हाँ भैया, डिविडेंड पर शेयर। क्या था? डिविडेंड पर शेयर। मेरा कंपनी कितना रुपया का डिविडेंड देता है? मेरा कंपनी कितना रुपया का डिविडेंड देता है भैया? लेकिन हमें डिविडेंड का तो डेटा देके नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, जो मेरा कंपनी अर्निंग कर रहा है वही ले लो। डिविडेंड का डेटा नहीं देके रखा तो जितना रुपया अर्निंग कर रहा है वही ले लो। इसमें से भैया क्या माइनस करेंगे? पर्सनल इनकम टैक्स। क्या पर्सनल इनकम टैक्स हमें देके रखा है? हाँ, शेयर होल्डर का टैक्स लायबिलिटी 25% है। क्या 25% को मैं 0.25 लिख सकता हूँ? फिर क्या माइनस करेंगे भैया? ब्रोकरेज। क्या ब्रोकरेज वगैरह क्वेश्चन में देके रखा है? एकदम नहीं। होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हुआ? अभी तो निकाले 125, निकाले ना मार्केट प्राइस पर शेयर 125। हाँ, उसमें से क्या माइनस करेंगे? कंपनी का कैपिटल गेन टैक्स। क्या कैपिटल गेन टैक्स हमें देके रखा है? कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं देके रखा तो नहीं माइनस करेंगे, बस समझे? ये था ना फॉर्मूला। याद रखना भैया, इक्विटी के केस में और रिटेन अर्निंग से केस में कंपनी में इक्विटी भी है, रिजर्व भी है। आप बोलोगे कल तक के क्लास में नहीं बताया था, क्योंकि कल तक के क्लास में तो हम लोग इंडिविजुअली सम सॉल्व कर रहे थे। अभी हम लोग को दोनों दे दिया साथ में, इक्विटी भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है। तो जब भी इसका मार्केट प्राइस निकलेगा दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई उतना इक्विटी में डिवाइड कर लेना, हो जाएगा। बताओ कितना आया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाई, क्या भैया 9% आया? क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आपका 9% आया? ये बताओ। तो देखो भैया, हमारा सब आंसर शायद मैच हो रहा है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारा 6% आया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 12% आया, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हमारा 9% आया। तो भैया चारों का हमें कॉस्ट आ गया। अगर बस हम लोग का चारों का कॉस्ट आ गया, चारों का वैल्यू हमें पता है, वेट निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे, चारों का कॉस्ट पता है, काम हो गया। निकालना क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लेंगे, अब तो कर लेंगे, समझे? तो एग्जाम में ऐसा सम 10 नंबर का आता है, अब तो कर लेंगे भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आराम से। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, वेट को हम लोग ये बोल लेंगे। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबका इंडिविजुअली कॉस्ट कितना है हम लोग ये लिखेंगे, जिसको कि हम लोग बी बोल देते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, बार बार बोल दिया, ठीक है। सबसे पहले भैया हमारा क्या है? डिबेंचर है 3 लाख रुपया का, बस लिखते चलो। फिर भैया क्या हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख रुपया का। फिर भैया हमारे हाथ में इक्विटी शेयर है 4 लाख रुपया का। लास्ट भैया हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है 1 लाख रुपया का। चारों का टोटल करो भैया, 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 लाख हो गया, ठीक है भैया। वेट निकाल लो, 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 0.3, आप लोग लिख निकाल लेना। ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.1। चारों का टोटल आपका 1 ही आना चाहिए। अच्छा भैया, डिवेंचर का हमारा कॉस्ट कितना आया था? डिवेंचर का कॉस्ट आया था हमारा 6%। क्या 6% को मैं 0.06 लिख सकता हूँ? बता दो। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना आया था? 10%। क्या 10% को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं? इक्विटी शेयर का हमारा कॉस्ट कितना आया? 12%, तो 0.12 लिख दे रहा हूँ। और एंड लास्ट भैया रिटेन अर्निंग्स का हमारा कॉस्ट आया 9%, तो 0.09, ठीक है 0.09। बस अब कैलकुलेटर मारो, 0.3 इंटू में 0.06 कितना हो रहा है? 0.018। 0.2 इंटू में 0.1 कितना हो रहा है? 0.02। 0.4 इंटू में 0.12 कितना हो रहा है? 0.048।
एंड 0.1 इंटू में 0.09 कितना हो रहा है? 0.009। बस चारों का टोटल करो। 0.018 प्लस में 0.02 प्लस में 0.048 प्लस में 0.009 कितना हो रहा है? 0.095। 0.095। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना आ गया? पॉइंट 095 इंटू में 100 कर दो तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 9.5%। तो हेलो हेलो हेलो, तो देख लिए हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना आ गया? 9.5% आ गया। कितना आ गया? 9.5%। वो थोड़ा मेरा वीडियो लैग हो गया था आज, पता नहीं आज थोड़ा कैमरा ग्लिच चल रहा है। मैंने इसके पहले भी जब रिकॉर्डिंग किया था ना, स्टार्टिंग में बहुत देर तक अटका था, लेकिन अभी तो 55 या 54 मिनट बढ़िया रिकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद थोड़ा 2 मिनट के लिए अटक गया था, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो 9.5% आ गया भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सम्स का स्ट्रक्चर समझे कि हमें कॉस्ट पहले खुद ही निकालना है। और आप कॉस्ट कब निकाल पाओगे? जब आपने लास्ट का 3 क्लास किया होगा, वरना आप कॉस्ट ही नहीं निकाल पाओगे तो कैसे हम लोग कर पाएंगे? ये बात बताओ, ठीक है? समझे बात, समझे बात। अब भैया ये तो हो गया वेटेड एवरेज। हमें क्वेश्चन में बोला था वेटेड एवरेज ही निकालने के लिए। मान लो अगर आपको बोल दे सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, तो क्या करोगे? सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे, निकल जाएगा सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन हमें बोला था वेटेड निकालने, तो हमने वेटेड निकाल दिया। इतना क्लियर है? अब भैया इलस्ट्रेशन 19 मैं आज नहीं करा रहा हूँ, चलो एक क्लास और खाली रिकॉर्ड करूंगा, उसमें आपका इलस्ट्रेशन 19 हो जाएगा। और नीचे में जो आपका केस स्टडीज दिया हुआ है, कितना केस स्टडीज दिया हुआ है ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 4 केस स्टडीज दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में आके 5 सम्स करते हैं। जैसे आज 5 सम्स किए, नेक्स्ट क्लास में भी आके 5 सम्स कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास तो पक्का ही आखिरी क्लास होगा। एक एक सम्स देख लो, करा रहा हूँ अच्छे से, प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा समझो। नेक्स्ट क्लास ही जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है? बाय बाय। आज थोड़ा कैमरा का ग्लिच चल रहा है इसलिए मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करना आप लोग।